हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईटी एप्लीकेशंस। अब आईटी एप्लीकेशन होती क्या है? इसे हिंदी में बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एप्लीकेशन। दिया है कि व्यावसायिक दुनिया में आज प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। आजकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट हो गई है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का जो टाइम है प्रौद्योगिकी का वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क और सूचना प्रणाली का लगभग हर कंपनी में उपयोग किया जाता है। आप लोग देख ही सकते हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी दुकान हो, कहीं भी होगा, सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आजकल सारे काम ऑनलाइन करने लगे हैंगे, ठीक है ना। कुछ भी काम होगा बोले ऑनलाइन कर देते हैं, मोबाइल से कर लेंगे। आजकल सिंपल सी बात है कि किसी को पेमेंट देना हैगा मोबाइल से हो जाएगा, ठीक है। किसी को ऑर्डर लेना हैगा मोबाइल से हो जाएगा, किसी को ऑर्डर देना है मोबाइल से हो जाएगा, बिल बनाना है मोबाइल से हो जाएगा, कंप्यूटर से हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब आईटी एप्लीकेशंस की वजह। बड़े समूह से लेकर मॉम एंड पॉप स्टोर्स और घर के व्यवसायों तक, यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी लगातार बदल रही है और आपके लिए प्रासंगिक रहना महंगा हो सकता है। आज के टाइम पर ये बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आईटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होते जा रही है, कि जो कॉस्टली भी है, महंगा भी है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके बदल रहे हैं, तो वो कॉस्टली भी बोल सकते हैं आप, उसको महंगा हो सकता है। बट कंडीशन एक ही आती है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। माना हमने महंगा आएगा, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर जितनी नहीं आती, हम पॉसिबल नहीं हम सारी यूज़ कर सकें, महंगी है, ठीक है। बट वो आपके काम को ईजी भी तो बनाती है कि कितनी भी महंगी टेक्नोलॉजी हो वो आपके काम को उतना ही ईजी बनाती है। और नेटवर्क डाटाबेस और आईटी सेवाओं के लिए केवल अग्रिम लागत से अधिक के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय में आपके द्वारा महसूस किए जाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह संदेश भेजने के लिए कंप्यूटर को टाइप करने और ईमेल पते पर भेजने के बारे में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये बात नहीं करी यानी कि नॉर्मली किसी चीज़ को टाइपिंग करना या फिर मेल वगैरह भेजना, यहाँ पूरी टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है कि जो आज के टाइम पर चल रहा है। यह नया रोजगार सर्जन करता है, सेवा अर्थव्यवस्था की नींव है, नए नए रोजगार एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से नई योजनाएं बनाने और निर्णय लेने में मदद मिलती है। आईटी एप्लीकेशन से हमें क्या होता है कि नई नई प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है, कि हम नई नई योजना बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विकास के साथ सशक्तिकरण को बढ़ाता है। भाई आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी पावर भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें पहला पॉइंट जो आता है, जो इम्पोर्टेंट है, फ्रंट एंड इंटरफेस। एक फ्रंट एंड कंप्यूटर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो इसे इस्तेमाल करना आसान बनाता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ MS DOS कमांड लाइन के लिए एक फ्रंट एंड था। विंडोज़ से पहले उपयोगकर्ता को कमांड लाइन पर कार्य करने के लिए कमांड की एक श्रृंखला को याद करना पड़ता, जो अधिकांश उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर को मुश्किल बनाता था। विंडोज़ के साथ एक बार एक उपयोगकर्ता ने माउस का उपयोग करने और विंडोज़ को नेविगेट करने का तरीका सीखा। कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर भी MS DOS की सभी सामान कार्य क्षमता थी। अब एक सिंपल फ्रंट एंड इंटरफेस जो सामने से हमारे लिए हो, ठीक है ना। अब एक आप कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, आपको आपकी लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है ना। आपको सारी चीज़ें सामने दिख रही है, आप उसको टच स्क्रीन चल रहा है तो आप टच कर सकते हो। कंप्यूटर चला रहा हो तो आप कीबोर्ड माउस से कर्सर कर सकते हो। बट अगर वो चीज़ ना दिखे और आपको कोई भी कमांड देने के लिए सारे कोड याद करने पड़ेंगे तो कैसा लगेगा? चलो ठीक है, अगर नॉर्मल सी बात है, आपको किसी को कोई एप्लीकेशन ओपन करना है कि उसके लिए पूरा कोड लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। या फिर कुछ काम भी करना है, उसमें एक नॉर्मल सी बात है कि आपको एक प्लस भी करना है तो उसके लिए पूरी कमांड देनी पड़ेगी आपको, तो कैसा फील होगा? टाइम लगेगा ना। आप इतने सारी कोडिंग याद रख सकते हो ना, कोडवर्ड याद रख सकते होगे। तो इसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए क्या करा गया है? फ्रंट एंड इंटरफेस, मतलब जो सामने से फेस होता है, बोल सकते हैं स्क्रीन आपकी, माइक, ये बोल सकते हैं मॉनिटर आपका, ठीक है ना। ये क्या होती है? आपको सामने से, आपको जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो चीज़ सामने से दिखा रहा है आपको ईजी करना आसान हो गया। मैंने सामने बोर्ड पे लिख रखा है आईटी एप्लीकेशन, समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं आईटी एप्लीकेशन के बारे में बात। बट अगर वहाँ पर यही चीज़ मेरे को कंप्यूटर पर आईटी एप्लीकेशन लिखना है तो मुझे पूरी कोडिंग करनी पड़ती थी। अब कोडिंग इतनी बड़ी मैं कैसे याद रखूँगा आईटी एप्लीकेशन की?
ठीक है। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं कि इंटरफेस का मतलब होता है कि सामने जो चीज़ दिख रहा है उसको इजी बनाना, ताकि नए नए व्यक्ति आया फिर कोई भी व्यक्ति सामने ये देख सके कि वो चीज़ हुआ क्या आएगा। अब मैंने IT एप्लीकेशन अगर इसको कोडिंग में लिख दूंगा तो शायद आपको भी समझ नहीं आएगी और किसी को भी समझ में नहीं आना है लिखा क्या आएगा। वो तो ये बोलेंगे कि नंबर लिखे हों, बट वो कोडिंग होगी इसकी। तो उसी तरीके से इंटरफेस का, फ्रंट एंड इंटरफेस का मतलब होता है कि आपको जो सामने हैगा वो क्लियर हो, ताकि आपको ईजी पड़े। फर्स्ट आता हैगा कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें हम कंप्यूटर की कीबोर्ड की मदद से कमांड स्ट्रिंग लिखना पड़ता है और कंप्यूटर मॉनिटर से आउटपुट को दिखाने का काम करता है। यह प्रोग्रामर और इंजीनियर एवं विज्ञान के विद्यार्थियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब क्या दिया गया इसमें, कंप्यूटर के कीबोर्ड की मदद से कमांड लिखनी पड़ती है। आपको पूरी कमांड स्ट्रिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, फिर उसको वो प्रोसेस करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। बट ये किसके द्वारा है, इसके इंजीनियर और साइंस के स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि वही जो कंप्यूटर चलाता हैगा उसी को उसके बारे में नॉलेज रहता हैगा। नेक्स्ट आता है कमांड लाइन इंटरफेस CLI। ये एक प्रकार का मानव कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए मानव का एक तरीका है जो केवल पार्ट इनपुट और आउटपुट पर निर्भर करता है। जो भी यहाँ पर ये दूसरा तरीका होगा, यहाँ पर आप कुछ भी डालोगे अपने हिसाब से, वही वो चीज़ आपको रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट दिया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल GUI का फुल नेम क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यह 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था। इस सिद्धांत में कंप्यूटर एवं उपयोगकर्ता के मध्य अंतः क्रिया ग्राफिकल विधि से होती है, ठीक है। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये बोल सकते हैं कि जो आपको स्क्रीन दिखाई जाती है, जो डिस्प्ले दिखाई जाती है, उसके अंदर जो भी दिखता हैगा, ठीक है ना। जैसे अभी आपको डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, IT एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ग्राफिकल। आप ये बोल सकते हैं कोई सी भी मोबाइल चला रहे होंगे या कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको जो चीज़ें क्या क्या दिख रहा है, आपको आइकॉन दिख रहे होंगे, बार्स दिख रहे होंगे, पिक्चर्स दिख रही है, वॉलपेपर दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। पहले ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। यह एक प्रकार का यूज़र इंटरफेस है जिसमें ग्राफिकल तत्व शामिल होते हैं, जैसे आइकॉन, बटन, विंडोज़। इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न इकाइयों को चित्रित रूप में दिखाया जाता है, पिक्चर्स के रूप में दिखाया जाता है। उपयोगकर्ता माउस की सहायता से स्क्रीन पर बनी चित्रित इकाइयों को केवल क्लिक करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। आप माउस से अपने कर्सर को किसी भी आइकॉन पे लेकर जाओगे, किसी भी पिक्चर्स पे लेकर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी या फिर अपना काम करने लगेगी। विंडोज इस सिद्धांत पर आधारित रहते हैं। GUI के कारण ही आज कंप्यूटर चलाना आसान है। अगर आज GUI नहीं होता तो कंप्यूटर चलाना बहुत कठिन होता। सिंपल सी बात है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता तो आज के टाइम पर कंप्यूटर चलाना पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए। या फिर आप मोबाइल भी चलाते हो, अगर ये भी नहीं होते तो पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी कि मोबाइल चला सके अगर GUI नहीं होता तो। यह इंटरफेस का एक ऐसा प्रकार है जो कि उपयोगकर्ता को इंटरफेस में कंप्यूटर में इंटरफेस करने की अनुमति देता है। ग्राफिकल आइकॉन, टच पैड, माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन से हम इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर तो नॉर्मली बात है, सारी टच स्क्रीन के थ्रू ही चल रहा है, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते होंगे और ये अंदर जाके उसको प्रोसेस करके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस करके उसको फिर हमारे क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा हमें। अब नेक्स्ट आता हैगा GUI के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ GUI, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ ये बोल सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। पहला पॉइंट आता है पॉइंटर। यह एक प्रतीक है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे कमांड या ऑब्जेक्ट में ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। अब पॉइंटर आपने देखा होगा, कर्सर का एक पॉइंट आता है कंप्यूटर में जो परमानेंट वे रहता है, ठीक है। तो आप उसको किस लिए, कमांड देने के लिए यूज़ करते होगे। आप कर्सर को, माउस को जब भी इधर उधर करोगे, घुमाओगे, तो वो कर्सर जिस एप्लीकेशन पे जाएगा, आप जहाँ क्लिक करोगे वो चालू हो जाएगा। तो वो भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड आता है पॉइंटिंग डिवाइस। यह आपको पॉइंटर को स्थानांतरित करने और स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने की अनुमति देता है, जैसे कि माउस या ट्रैक बॉल, ठीक है ना। अब जो पॉइंटर तो आपको दे दिया है स्क्रीन पे, अब उसको कैसे आप घुमाओगे, पॉइंटर डिवाइस। तो डिवाइस कौन सा होगा, माउस या ट्रैक बॉल, जिसके द्वारा हम उस पॉइंट को इधर से उधर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइकॉन। यह डिस्प्ले स्क्रीन पर छोटी इमेजेस को संदर्भित करता है जो कमांड, फाइल, विंडो आदि को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब आइकॉन आप लोगों को सभी को पता है कैसे होते हैं, सभी चीज़ का अपना अपना एक आइकॉन होता है। जैसे आपके मोबाइल में आइकॉन्स होते हैं, ठीक है ना। गैलरी का आइकॉन अलग हो गया, फ़ोन का आइकॉन अलग हो गया, SMS का अलग हो गया, ईमेल का अलग हो गया, ठीक है ना। ब्राउज़र का अलग हो गया। इसी तरह से सबके अलग अलग आइकॉन होते हैं।
डेस्कटॉप ये डिस्प्ले स्क्रीन है जो आइकॉन होते हैं, ठीक है ना। डेस्कटॉप कौन सा होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर जिसपे सारे आइकॉन आपको शो होते हैं। अब यहाँ पर आपको मेनू ड्रिवंस दे रखे हैंगे, ठीक है ना। तो सिंपल मेनू, फुल स्क्रीन और मेनू बार, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ईजी है, जो नॉर्मली आपकी लाइफ की हैगी, आपके मोबाइल चलाते हो वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस। अभी हाल जस्ट पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। सभी आईटी एप्लीकेशन उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए कुछ डाटा को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए जब किसी परीक्षार्थी को अपना परिणाम नेट पर देखना होता है तो उसे अपना रोल नंबर डालना होता है। जब किसी व्यक्ति को अपना हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करना होता है, ठीक है ना, घर का टैक्स जमा करना होता है तो उसे अपने घर का और अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बारे में जानकारी दर्ज करनी होती, जिसके उपयोग से हाउस टैक्स जमा करना होता है। नॉर्मली बात है, अगर आपको किसी को पेमेंट देना है तो उसका नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद अपने कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, तब जाके वो पेमेंट होता है। कुछ खरीदी के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी ही पड़ेगी। खरीदार को खुद के बारे में, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करनी होती है। इस तरह की किसी भी आईटी एप्लीकेशन के लिए उपयोगकर्ता को कुछ डाटा दर्ज करना होगा, जो खरीदार के लिए विवरण की तरह केवल एक संख्या या बहुत अधिक डाटा हो सकता है। प्रत्येक आईटी एप्लीकेशन किसी प्रकार का फॉर्म प्रदान करता है, जिसके उपयोग से उपयोगकर्ता डाटा दर्ज करते हैं। इस फॉर्म को एप्लीकेशन का फ्रंट एंड इंटरफेस या फ्रंट एंड या इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस कहा जा सकता है। नॉर्मली बात है, आज के टाइम पर आप कोई सी भी एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। या फिर आप कोई सी एप्लीकेशन चालू भी कर रहा हो तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फ्रंट एंड इंटरफेस, जिससे आप डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हो। जैसे आप अगर अमेज़न चला रहे हो या फ्लिपकार्ट चला रहे हो तो आप अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते होगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी आईडी बनाई होगी। दूसरी चीज़, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो उस चीज़ की जानकारी, वो कितने में पड़ेगी, आप पेमेंट कैसे करोगे, कब आएगी, ये सारी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे कौन से पते पे आपको मंगवाना हैगा, कितने दिन में पहुँचेगा, ये सारी जानकारी आपको क्या कहलाती है, फ्रंट एंड इंटरफेस, जिससे आप डायरेक्ट ताल्लुक़ रखते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट देते हो। अब यहाँ पर आपको जो नाम दे रखेंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट फील्ड दे रखा है, टेक्स्ट एरिया दे रखा है, रेडियो बटन दे रखा है, चेक बॉक्स दे रखा है, लिस्ट दे रखी है, कॉम्बो बॉक्स और पासवर्ड फील्ड, ठीक है ना। ये सारे नाम इजी हैंगे, आप पढ़ोगे एक बार में क्लियर हो। चलो एक बार बता ही देता हूँ। टेक्स्ट फील्ड उपयोगकर्ता को टेक्स्ट दर्ज करने की अनुमति देता है। यह या तो एक पंक्ति या टेक्स्ट की कई पंक्तियों में अनुमति दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डाटा फील्ड करने के लिए अनुमति, परमिशन देता है। टेक्स्ट एरिया का उपयोग लंबी पाठी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो टेक्स्ट की कई पंक्तियों को फैला सकती है। जैसे ऐसी जानकारी को प्रदर्शित करने, पता, शिकायत, सुझाव आदि का उपयोग। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपको अगर कोई फॉर्म भरने को दिया था, नेम के लिए आपको कितनी जगह दी जाती है, एक लाइन। फिर नीचे आपको शायद अगर आपका सरनेम अलग हो, ठीक है ना, लास्ट नेम उसके लिए अलग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उनको पता है कि एक लाइन में जाए। एड्रेस हैगा तो एड्रेस के लिए वो 2 से 3 लाइन देते हैं, क्योंकि उनको पता है एड्रेस बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर के लिए उनको पता 10 नंबर का होता है तो ही स्पेस देंगे, ठीक है। तो ऐसे उनको सारे कॉलम पता है, कौन से कॉलम में कितनी जगह चाहिए हमें, उस हिसाब से वो अलग अलग लाइन आपको दे सकते हैं। रेडियो बटन का उपयोग उपयोगकर्ता को एक समय में एक आइटम का चयन करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। रेडियो बटन, अब एक टाइम पर एक चीज़ चेक करना, ठीक है ना, या फिर चेंज करना। ये फिर ये बोल सकते हैं, जैसे हम हमारा जेंडर डालते हैं, ठीक है ना। आपको कोई सा भी फॉर्म भरते हो तो उसमें जेंडर डालते हो, मैरिटल स्टेटस डालते हो, तो उसके लिए क्या होता है, 2 ही ऑप्शन, मेल या फीमेल, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है, तो ये क्या कहलाते हैं, रेडियो बटन कहलाते हैं। अगर आप मैरिटल स्टेट में भी डालोगे तो उसमें आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आता है चेक बॉक्स उपयोगकर्ता को एक सेट से या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है। आमतौर पर एक वर्टिकल सूची में चेक बॉक्स को प्रस्तुत करना सबसे अच्छा है। एक से अधिक कॉलम स्वीकार होने के साथ साथ यदि सूची लंबी है तो इसे स्क्रॉल करने की आवश्यकता हो सकती है या शर्तों को तुलना आवश्यकता हो सकती है। अब नॉर्मली बात है, आप इतने सारे कॉलम फिल कर रहे हो तो ज़रूरी कि आपकी पूरी स्क्रीन पे पूरे आ जाएंगे, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली एप्लीकेशन को अलग जाना, मतलब ये बोल सकते हैं पेज को अलग करना, ठीक है ना, या फिर पेज टर्न करना, ये सब किस में होता है, चेक बॉक्स में। नेक्स्ट आता है लिस्ट। चेक बॉक्स की तरह सूची बॉक्स उपयोगकर्ता को एक समय में कई आइटम का चयन करने की अनुमति देते हैं, लेकिन अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं और ज़रूरत के बाद विकल्पों की लंबी सूची का समर्थन कर सकते हैं। लिस्ट है कि लिस्ट तो कितनी भी लंबी हो सकती है कि
नेक्स्ट आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का उपयोग कई विकल्पों में से एक विकल्प प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो पारस्परिक रूप में एक्सक्लूसिव होते हैं। ये ऐसा मामला प्रतीत होता है वॉइस रेडियो बटन्स का उपयोग किया जाना है, लेकिन अंतर उपलब्ध विकल्पों की संख्या में है। यदि विकल्पों की संख्या छोटी है तो रेडियो बटन का उपयोग किया जा सकता है। बड़ी संख्याओं में विकल्पों के मामले में रेडियो बटन का उपयोग करने से फॉर्म बहुत अधिक जगह हो सकती है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे, जैसे मैंने अभी रेडियो बटन का बताया कि आपके पास में जेंडर दे रखेंगे मेल और फीमेल, आपको एक चूज़ करना है, तो एक छोटी सी जगह में हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है कि उसमें से, ठीक है। जैसे आप अगर कोई फॉर्म भर रहा है, आपकी हॉबी चूज़ करना है, आपका एड्रेस चूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें से कोई चीज़ एक चूज़ करना है, ठीक है। तो तब जाके किसका यूज़ किया जाता है, कॉम्बो बॉक्स का यूज़ किया जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं आपको मेनू कार्ड आता हैगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन मेनू कार्ड देख रहे होंगे, तो मेनू कार्ड में से आपको 25, 30, 50 आइटम्स दे रखे हैं, सबके रेट दे रखे हैं अलग अलग, कि ये 20 रुपये का है, 30 रुपये का, सब चीज़ दे रखे हैं। आपको उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है या 2 चीज़ चूज़ करनी है, तो उसके लिए ऑप्शन है। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा चीज़ चूज़ कर सकते होगे, बट रेडियो बटन में आप सिर्फ एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर लिमिटेड है कि 2 ऑप्शन है, एक चूज़ करना है आपको। बट यहाँ पर आपके साथ में बहुत सारा मेनू कार्ड हैगा पूरा, उसमें से आप जरूरी कि एक ही आइटम चूज़ करोगे। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते होगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कॉम्बो बॉक्स की यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड फील्ड। एक पासवर्ड फील्ड का उपयोग कुछ गुप्त पाठी सूचना जैसे कि पासवर्ड, CVV नंबर, क्रेडिट कार्ड आदि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब पासवर्ड का यूज़ किस लिए किया जाता है, नॉर्मली बात है, आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको अपना कार्ड नंबर, ठीक है ना, CVV नंबर, डेट, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्या रखी जाती, गुप्त रखी जाती, सीक्रेट रखी जाती है। तो इसके लिए भी अलग अलग से बॉक्स बनाया जाता है। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फ्रंट एंड, ये आप कर लेना कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है हमारा बैक एंड डाटाबेस, ठीक है। अब फ्रंट एंड तो हमने पढ़ लिया कि ये सामने दिखता हैगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है ये क्या हैगा, बैक एंड। ये कहाँ रहेगा, कंप्यूटर के जो सामने वाला हिस्सा उसके जस्ट पीछे। फ्रंट एंड एक IT एप्लीकेशन का सिर्फ एक हिस्सा हैगा, ठीक है ना। इसका IT एप्लीकेशन का एक हिस्सा है। कोई भी IT एप्लीकेशन आमतौर पर डाटाबेस के रूप में बहुत सारे डाटा संग्रहित करती है जो उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं देता है। इस डाटाबेस का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा उपयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है। इस डाटाबेस को बैक एंड डाटाबेस या सिर्फ बैक एंड डाटाबेस कहा जाता होगा। अब नॉर्मल सी बात ले लेते हैं हम कि IT एप्लीकेशन है कि फ्रंट एंड तो क्या है, क्या सामने दिखाने वाली चीज़ होगी। अब ये चीज़ें चलती कैसी हैं, अंदर क्या क्या होता हैगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किस में आएगी, बैक एंड में आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया हैगा, ट्रेन आरक्षण प्रणाली का डाटाबेस ट्रेनों और यात्रियों के बारे में सभी डाटा संग्रहित करता हैगा। बनी बात है कि अब ट्रेन रिजर्वेशन जब आप करवाते हो ट्रेन में, तो वो किसके लिए, गाड़ी की जानकारी पूरी, ठीक है ना, कितने पैसेंजर हैंगे उनकी पूरी जानकारी, ठीक है ना, कौन कौन सी सीट पे बैठा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी जानकारी उनके पास रहती है। तो ये क्या कहलाता है, सारा बैकएंड डाटाबेस। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का डाटाबेस स्टोर में उपलब्ध सभी पसंद या नापसंद करता हैगा, वस्तुओं का डाटा संग्रहित करता है। और इसी तरह यदि फ्रंट एंड इंटरफेस उपयोगकर्ता पहली बार में एप्लीकेशन को पसंद या नापसंद करता है तो बैक एंड यह निर्णय लेता है कि उपयोगकर्ता एप्लीकेशन को पसंद करेगा या नहीं करेगा। एक अच्छा बैकएंड एप्लीकेशन की गति में सुधार करता है। एक अच्छा बैकएंड भी जब भी आवश्यकता हो आवेदन के साथ आसान संशोधन की सुनिश्चित करता है। एक अच्छे बैकएंड डेटाबेस की विशेषताएं। अब सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने कभी भी अपने मोबाइल पर अगर कोई चीज़ सर्च करिएगी, ठीक है ना, आप कोई ब्राउज़र सर्च करते हो, ब्राउज़र में कोई एप्लीकेशन सर्च करते हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करते हो तो बाद में आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेगी, ठीक है ना, बाद में उसी से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेगी। जैसे अगर आपने कोई बाइक की पिक्चर सर्च करिएगी, ठीक है ना, किसी बाइक के बारे में जानकारी लिएगी, तो आपको आने वाले पीरियड में आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है, सब में किस चीज़ की जानकारी दिखेगी, बाइक के फ़ोटोज़ दिखेंगे आपको, बाइक्स के बारे में जानकारी दिखेगी। अब जो बाइक की सर्च करा वो आपने किस में करा, फ्रंट एंड में, ठीक है ना, सामने से। अब बैक एंड ने क्या देख लिया कि यार हमारा जो यूज़र हैगा,
ठीक है ना, उसको ये पता है कि उसको बाइक पसंद हैगी या बाइक में इंटरेस्ट हैगा, तो मैं उसको क्या दिखाऊं, सिर्फ बाइक के बारे में जानकारी दिखाऊं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो मैंने सालों से यूज़ नहीं करी, मेरे मोबाइल में है, एप्लीकेशन से महीनों से यूज़ नहीं करी, वो उसकी जानकारी कभी नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि इसको अपडेट करो या कुछ करो, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये यूज़र यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली बात है, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो उसका बार बार आपको अपडेट आता है तो वो बता दिया जाता है। ये बैकएंड के थ्रू होता है कि वो आपको जानकारी दे रहा है कि सर आपका जो एप्लीकेशन आप डेली यूज़ करते हो उसका बैकअप आ गया, या फिर ये बोल सकते हैं अपडेट आ गया है। बट जिस चीज़ को आप यूज़ ही नहीं करते तो वो उसकी जानकारी कभी देता ही नहीं आपसे, ये बोलेगा ही नहीं, कंप्यूटर या नोटिफिकेशन नहीं देगा कि आपकी एप्लीकेशन बैकअप मांग रही है, उसमें कुछ चेंजेस करने का भी जानकारी नहीं देता, ठीक है। ये सारे काम किसके रहते हैं, बैकअप। वो क्या करता है, यूज़र जो फ्रंट एंड पे काम करता है, फ्रंट एंड पे जो देखना चाहता है, उसकी जो इच्छा, वही चीज़ बैकअप में, स्टोरेज में वो अपने दिमाग में बिठा लेता है कि नहीं, मेरे यूज़र को ये पसंद है, मैं उसको वही चीज़ दिखाऊंगा। क्लियर रहेगा, ये फ्रंट एंड और बैक एंड। अब बैक एंड में आपको स्विंग दे रखा है, पहला ऑप्शन दिया है जावा स्विंग, जावा फाउंडेशन क्लास का एक हिस्सा है जिसका प्रयोग विंडोज़ पर आधारित एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। क्या है, जावा का एक हिस्सा है फाउंडेशन क्लास का, जिसमें क्या करा जाता है, एप्लीकेशन की विंडोज़ बनाने के लिए इसकी हेल्प की जाती है। विंडोज़ टूल किट की कमियों को पूरा करने के लिए जावा स्विंग को बनाया गया है। AWT लाइब्रेरी बेसिक GUI कंट्रोल प्रदान करता है। जावा में स्विंग AWT का नया वर्जन है। AWT के साथ दो प्रॉब्लम्स होती है कि AWT प्रोग्राम साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी, AWT कंपोनेंट स्थित होते हैं, आप इन्हें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो स्विंग आपको दिया गया है ये क्या करता है, एक टूल किट की तरह काम कर रहा है। अगर आपको एप्लीकेशन बनाते, चलो ठीक है, आपको इससे भी काम करते होगे, ठीक है, आप फर्नीचर बनाते हो, LED बना रहे हो या कुछ भी कर रहे होगे, गाड़ी सुधार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पूरे औजार लगेंगे, टूल किट लगी। तो वैसे ही अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, भले वो सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है, बट आपको टूल किट की तो ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ मिलेगी आपको, स्विंग में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बैक एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड, और फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER डायग्राम। अब ER मॉडल किसी संस्थान या बिजनेस समूह के डाटा का विस्तृत लॉजिकल प्रतिनिधित्व करता है। एक ER मॉडल को आमतौर पर एंटिटी रिलेशनशिप चित्र ER के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह ER मॉडल का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण होता है। ER मॉडल रियल वर्ल्ड डाटा को नियमों पर आधारित होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट के सेट, जिन्हें एंटिटीज़ कहते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट के भी संबंधों में निर्मित करता है। अब ER जो मॉडल रहता है ये किसी कंपनी, किसी बिजनेस ग्रुप, ठीक है ना, इसका पूरा की पूरा एक डाटा होता है, जिससे हम कोई सी भी एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब, और सबके बीच में ये क्या बताता है, रिलेशनशिप। नाम दे रखा है उसने रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशनशिप। अब एंटिटी पढ़ते, रिलेशनशिप का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम ER मॉडल के घटक तत्वों का परिचय लेंगे, साथ में ER डायग्राम में उनका प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, ER मॉडल के बारे में जानकारी भी मिलेगी और उसको कैसे पेश करते हैं ये भी देखेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एंटिटी। एंटिटी रियल वर्ल्ड में कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना या अवधारणा होती है। एंटिटी क्या होती है, रियल में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, जगह, वस्तु, ठीक है ना, घटना या फिर कोई सी भी सोच आपकी हो सकती है जो अन्य सारे ऑब्जेक्ट से भिन्न होती है, ठीक है। एंटिटी में प्रॉपर्टीज़ का सेट होता है, जो प्रॉपर्टीज़ के कुछ सेट की वैल्यू विशिष्ट तरीके से एंटिटी की पहचान करते हैं। एंटिटी एट्रीब्यूट के सेट में दर्शाई जाती है। प्रत्येक एट्रीब्यूट के स्वीकार वैल्यूज का सेट होता है, जिसमें डोमेन या उस एट्रीब्यूट का वेट वैल्यू सेट होता है। इनमें प्रत्येक प्रकार के एंटिटी के उदाहरण के प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी, विद्यार्थी, स्थान के लिए शहर, राज्य, देश, वस्तु, मशीन और इमारत। अब आपको सारी चीज़ें भैया क्लियर। एंटिटी का मतलब हो गया यूनिक ID, ठीक है ना। जैसे विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, एम्प्लॉयज़ होगा, ये क्या होगा, व्यक्ति होगा, इंसान होगा, ठीक है ना। जगह के नाम पर आप शहर, सिटी कुछ भी डाल सकते होगे। अब एंटिटी दो प्रकार की होती है, पहली होती है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी और दूसरी होती है वीक एंटिटी।
स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वह होता है जिसका अस्तित्व एक एंटिटी सेट्स में स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में जिस एंटिटी सेट की प्राइमरी की होती है उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें एंटिटी प्राइमरी हो, मतलब उसी बिहाफ पर पूरा डाटा सेट कराया गया हो, तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और वीक एंटिटी वो होती है जिसका अस्तित्व किसी अन्य एंटिटी के सेट पर निर्भर होता है, ठीक है ना। प्राइमरी जिसपे पूरा बेस टिका हुआ, जो पूरी एप्लीकेशन उस बेस पे टिकी हुई है, वो प्राइमरी हो गई, ठीक है। और सेकेंडरी, प्राइमरी के ऊपर अगर टिकी रहती है तो वो सेकेंडरी एंटिटी हो जाती है, जिसे वीक एंटिटी भी कहते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है एंटिटी का बाद एंटिटी सेट। एंटिटी सेट एक प्रकार की एंटिटी का सेट होता है। इन एंटिटी की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट समान होते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, किसी बैंक के ग्राहकों के सेट, इसे एंटिटी सेट कस्टमर के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बैंकों के ग्राहकों का जो सेट बनाया है, उन्होंने क्या करा है, एंटिटी सेट कस्टमर के रूप में डिफाइन किया गया है। नॉर्मली बात है बैंक में हैं, अब सारे कस्टमर को एक ही टॉपिक में तो डाल नहीं सकते हैं, सबके लिए अलग अलग सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं कि सेविंग अकाउंट वालों का सेट अलग हो गया, करंट अकाउंट वालों का अलग हो गया, एफडी वालों का अलग हो गया, लोन सेशन का अलग हो गया। तो इस तरीके से सारे सेट अलग अलग बनेंगे। किसी बैंक विशेष द्वारा सभी दिए गए सभी प्रकार के ऋण उसे एंटिटी सेट लोन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। मैंने अभी जस्ट वही बताया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स की एंटिटी की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। एट्रीब्यूट को एंटिटी की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में दिखाई दे। प्रत्येक एंटिटी सेट में इसके साथ जुड़े एट्रीब्यूट्स का सेट होता है। नीचे कुछ आम एंटिटीज सेट इसके एट्रीब्यूट दे रखे। अब दे रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हो गया, हमारे लिए एंटिटी हो गया, ठीक है ना। इसके लिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये क्या हो गई, एट्रीब्यूट हो गया। एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एंटिटी हो गया, एम्प्लॉयज़ आईडी, एम्प्लॉयज़ नेम, डेजिग्नेशन, ये क्या हो गया, उसकी एट्रीब्यूट हो गया। अकाउंट, ये एंटिटी हो गई, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ये क्या हो गई, एट्रीब्यूट हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट दिया है एट्रीब्यूट के प्रकार, सिंगल और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जब किसी एट्रीब्यूट की किसी एंटिटी के सिर्फ एक ही वैल्यू होती है तो उसे सिंगल वैल्यू, या फिर एक से अधिक वैल्यू होती है तो उसे मल्टी वैल्यूड कहते हैं, ठीक है। अगर किसी एंटिटी की एक वैल्यू है, जैसे यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिया, उसका स्टूडेंट आईडी नाम दिया है, ठीक है ना। एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट, तो वो क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट, ठीक है ना। बट अगर एक के साथ ज़्यादा नाम होते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब किसी एट्रीब्यूट के सब एट्रीब्यूट संभव नहीं हो तब उसे सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी एट्रीब्यूट के सब एट्रीब्यूट संभव ना हो, ठीक है ना, तब उसे सिंपल एट्रीब्यूट, और जब सब एट्रीब्यूट हो तो उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे एक चीज़ के 10 नाम होना, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल पर दिए नेम, अब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपको नेम दिया है और फर्स्ट नेम लिखना है तो ये क्या हो गया, आपका हो गया सिंपल वाला, ठीक है ना। नेम के नीचे आपका सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना, और फर्स्ट नेम के साथ में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम सभी लिखना कंपलसरी, तो वो क्या हो गया आपके लिए कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट को सामान्यतः प्राइमरी की के रूप में उपयोग किया जाता है। की एट्रीब्यूट के नाम को अंडरलाइन करके दिखाया जाता है। अब की एट्रीब्यूट क्या होता है, जिससे उस व्यक्ति की पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। एक ऐसी आईडी जिसको सिर्फ डालने से पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे होता है आपका रोल नंबर, ठीक है ना, या फिर एनरोलमेंट नंबर। अब आप जब भी रोल नंबर आपका है, आप ऑनलाइन डालते हो तो आपका पूरा रिजल्ट उसमें शो हो जाता है, ठीक है ना। आपकी पूरी जानकारी उसमें रहती है, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपके कितने मार्क्स आए, कितने पास हुए, कितने फेल, सारी जानकारी। तो ये क्या हो गया, हमारी की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जब किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू किसी अन्य एट्रीब्यूट के द्वारा तय की जाती है तब उसे क्या कहा जाता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू उसके दूसरी एट्रीब्यूट के द्वारा तय की जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली बात है, जहाँ पर एग्जाम स्टूडेंट फ़ोन नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट आईडी, ये सब क्या डिसाइड कर रहे हैं, उसको स्टूडेंट बना है। किस क्लास का हैगा, कैसे पता चलेगा, उसकी क्लास जान के, ठीक है ना। किस कास्ट का आएगा, उसका सरनेम जान के। तो ऐसे सभी दूसरे एट्रीब्यूट का कर रहा हूँ, उसके खुद के एट्रीब्यूट को बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप या मैपिंग कोऑर्डिनेटिंग। किसी एंटिटी सेट में एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप के द्वारा संबंध मैपिंग या रिलेशनशिप कहलाता है। यह 4 प्रकार की होती है। 1 to 1, ए की कोई भी एंटिटी बी की अधिकतम एक एंटिटी से संबंधित हो सकती है। इसी प्रकार से बी की कोई भी एंटिटी ए की अधिकतम एंटिटी से संबंधित हो सकती है।
ठीक है। अब मतलब एग्जाम्पल 1 to 1 दे रखा है, ए की कोई भी एंटिटी बी की अधिकतम एंटिटी से संबंधित हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे का, ठीक है ना। और बी की कोई भी एंटिटी ए की अधिकतम ए की एंटिटी से संबंध रखती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी देश में सिर्फ एक ही कैपिटल हो सकता है उसका, ठीक है ना। किसी देश का सिर्फ एक कैपिटल हो सकता है, उसकी राजधानी कितनी हो सकती है, ओनली 1 हो सकती है। नेक्स्ट है 1 to many, ए की कोई भी एंटिटी बी की कितनी भी एंटिटी से संबंध हो सकती है, या फिर 1 to many में लिख सकते हैं कोई भी डिपार्टमेंट हैगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट 5 होंगे, पर 5 डिपार्टमेंट क्या 5 ही एम्प्लॉयज़ होंगे, नहीं, 5 डिपार्टमेंट में अलग अलग सेट के हिसाब से आपने एम्प्लॉयज़ डिसाइड करोगे, तो ये क्या हो गया 1 to many। डिपार्टमेंट एक है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है many to 1, कर्मचारी तालिका में एकाधिक पंक्तियां, विभाग तालिका में केवल एक पंक्ति से संबंधित होती। अब इसी को आप ये बोल सकते एम्प्लॉयज़ हैगा, ठीक है ना, वर्कर हैगा, वर्कर एक हैगा, ठीक है ना, या फिर ये बोल सकते सॉरी वर्कर बहुत सारे हैंगे और डिपार्टमेंट एक हैगा। जस्ट ऊपर वाला 1 to many का, उसमें डिपार्टमेंट एक था, वर्कर ज़्यादा था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्कर ज़्यादा है और डिपार्टमेंट एक हैगा। फिर many to many, ठीक है ना, जैसे many to many मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक साइड बुक है और एक साइड क्या होगा, स्टूडेंट होगा। बुक भी हमारे पास बहुत सारी और स्टूडेंट भी हमारे पास बहुत सारे रहेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता आएगा एंटिटी वाला पॉइंट, ठीक है। एंटिटी का एक और पार्ट हैगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।